अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्रीप ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्रीप ऑफ कंक्रीट ये क्या होता है? ये एक तरफ का डिफॉर्मेशन होता है जो कंक्रीट पर लगता है ड्यू टू सस्टेन्ड लोड। सस्टेन्ड लोड मतलब जो कांस्टेंट लोड होता है वो बहुत टाइम तक मतलब लगता है स्ट्रक्चर पर, और ये विद टाइम इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, इवन अगर स्ट्रेस लेवल बहुत कम भी होगा, इवन दो द स्ट्रेस लेवल इज नॉट अल्टर्ड, मतलब इसमें स्ट्रेस लेवल अगर हम यहाँ पर लोड पी लगाएंगे, ये लोड पी से जो है कांस्टेंट स्ट्रेस लगेगा। ये कांस्टेंट स्ट्रेस लेकिन बहुत टाइम तक यानी कि सस्टेन्ड रहेगा किसी स्ट्रक्चर पर। उसमें डिफॉर्मेशन आएंगी जो टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विद टाइम इंक्रीज होता जाता है। तो इसी को जो ये टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेन होता है, जो मतलब जिसकी वजह से स्ट्रेन आता है, किसकी वजह से? ये लोड पी की वजह से। लोड पी की वजह से जो स्ट्रेन आता है विद टाइम, उसको बोलते हैं हम क्रीप, प्लास्टिक फ्लो या टाइम यील्ड। ये याद रखना, क्रीप, प्लास्टिक फ्लो या टाइम यील्ड। ये जो क्रीप, ये एक तरफ से अभी रिसर्च हो रही है इस पर। ये डिफ़िकल्ट होता है, मतलब डिफरेंट ऑथर्स ने इसके डिफरेंट काज बताए ये क्यों होता है। लेकिन जो मेन काज, जो मेन इसके पॉइंट्स है, ये देखा गया है ये इंटरनल मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर की वजह से होता है। यानी कि जो अंदर कंक्रीट में जो एब्जॉर्ब वाटर होता है उसकी वजह से ये होगा। देखो इधर अगर कंक्रीट होगा, इसमें कुछ वाटर होगा, जा यानी कि पोर्स में कुछ वाटर बचा होगा, उसकी वजह से ये होता है। और विस्कस फ्लो की वजह से या स्लाइडिंग बिटवीन द जल पार्टिकल, जो पेस्ट होता है उसमें जो जल पार्टिकल है उनकी जो स्लाइडिंग होता है उसकी वजह से, या मॉइस्चर लॉस यानी कि इवापोरेशन या कुछ होता है मॉइस्चर लॉस उसकी वजह से, या ग्रोथ इन माइक्रो क्रिक्स की वजह से ये आ सकता है। अब क्या देखो, अगर हमने कोई भी स्ट्रक्चर है ऐसे, इस पर अभी हमने लोड डाल दिया, ठीक है, इसमें डिफॉर्मेशन कुछ आएगी। फॉर एग्जांपल इधर मैं दिखाऊंगा आपको अच्छे से। अगर इधर ये स्ट्रक्चर को ये इधर लोड पी लगाया मैंने, ठीक है, तो इस पर जो डिफॉर्मेशंस आएगी वो ऐसे डी एक्स होगी। ठीक है, तो ये इंस्टेंट डिफॉर्मेशन माना जाएगा। अगर ये डिफॉर्मेशन हम देखेंगे तो ये इंस्टेंट डिफॉर्मेशन माना जाएगा ऐसे यहाँ तक। लेकिन विद टाइम जब ये ए टी इज इक्वल टू जीरो पर इतना डी एक्स आया, लेकिन विद टाइम ये डिफॉर्मेशन क्या है, ये इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे ऐसे ही डिफॉर्म करता जाएगा। और मैं मान लूँगा 100 ईयर्स के बाद, पहले यहाँ से यहाँ तक डी वाई आएगा, लेकिन जो 100 ईयर्स के बाद वो मैं बोलूँगा डी मैक्सिमम आएगा। यानी कि टोटल डिफॉर्मेशन आफ्टर 100 ईयर्स होगा कितना? डी वाई, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ये डी वाई होगा, डी वाई मैक्सिमम मानेगा। ये जो डिफॉर्मेशन है ये बहुत टाइम के बाद आता है। और ये जो पहला वाला डिफॉर्मेशन, ये इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट, जो एकदम जैसे ही हमने लोड अप्लाई किया उसके बाद जो डिफॉर्मेशन आया उसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन। यानी कि जो स्ट्रेन आया उसको बोलते हैं हम इलास्टिक स्ट्रेन। और उसके बाद जो ये वाला स्ट्रेन है, जो इसके बाद आया ये वाला स्ट्रेन, ये जिसको मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये विद टाइम आया। एक साल पहले ईयर कुछ डी वाई आया, फिर दूसरी ईयर कुछ, ऐसे ही 100 साल तक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और लोड कितना है? लोड वही पी है, यानी कि सस्टेन लोड कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से। फिर भी डिफॉर्मेशन आती है, वो किसकी वजह से आती है? क्योंकि विद टाइम जो कांस्टेंट स्ट्रेस पड़ रहा है उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आती है उसको बोलते हैं हम क्रीप स्ट्रेन। देखो अभी मैं इधर दिखाऊंगा, ये वाला डिफॉर्मेशन जो होगा इतना तक, ये होगा पहले इलास्टिक स्ट्रेन की वजह से, इलास्टिक स्ट्रेन। उसके बाद ऐसे ऐसे चलता जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब ये वैल्यू ऐसे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू होगा ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू, इसी को मैं बोल रहा था डी मैक्सिमम, यानी कि ये 100 साल बाद होगा। ठीक है, ये वाला जो डिफॉर्मेशन होगा, ये वाला डिफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं क्रीप स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? क्रीप स्ट्रेन। अब हम पहले देखेंगे ये क्रीप ये किस वजह से इंड्यूस किस वजह से ये होता है। देखो इसके ये जो क्रीप इंड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट, यानी कि जो क्रीप के जो इफेक्ट से इंड्यूस, ये कौन कौन से इफेक्ट
स्ट्रेंथ पर, मतलब ओवर द स्ट्रेंथ क्या क्या इफेक्ट करता है। देखो, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन, मैंने पहले बोला ये एक तरफ का डिफॉर्मेशन ही है। डिफॉर्मेशन क्या करता है, ये डिफ्लेक्शन इन बीम और स्लेब में डिफ्लेक्शन लाता है। इसकी वजह से जो है इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन सिलेंडर कॉलम, इस कॉलम होगा उसमें ये ऐसे, मतलब ऐसे डिफ्लेक्शन लाएगा और मे लेड टू द बकलिंग, इसी को हम बकलिंग कहते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, यानी कि प्री स्ट्रेस में भी इसका लॉस हम पढ़ेंगे, जो 0.003 लेते हैं हम, वो भी पढ़ेंगे। इस जो इसकी क्रीप की वजह से ये वाले लॉसेस होते हैं। ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ लोड, इसकी वजह से क्या है, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम कंक्रीट टू रेनफोर्समेंट, इसमें कंप्रेशन में होता है। जो लोड मतलब कंक्रीट को लेना चाहिए था, कंक्रीट में किसमें, कंक्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, ये मैंने पहले ही बोला था आपको। लेकिन ये जो लोड है ये ट्रांसफर होता जा रहा है किसमें, धीरे धीरे रेनफोर्समेंट में, यानी कि स्टील में। देखो, अभी मैंने जो बताया था आपको, ऐसे ही जब मैंने कोई लोड लगाया इधर पी, तो इंस्टेंट जो डिफॉर्मेशन आई ये डी एक्स, ये है वो डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये डी एक्स, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन। इसके बाद मैंने बोला कि विद टाइम ये जो स्ट्रेन है विद टाइम, ये इतना था टी इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन मैं बोलूँगा धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल ये डी वाई होता जा रहा है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये मानूंगा मैं कहीं कोई भी टाइम है जिसमें ये डी वाई आया है। ठीक है, इसके बाद जब 100 साल के बाद, देखो पहले ये 100 साल के बाद यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो डिफॉर्मेशन है ये फिर कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर और इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो वो मैं मानूंगा कि उस टाइम जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा वो डी मैक्स आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका स्ट्रेन निकालेंगे, इधर आएगा डी एक्स बाई एल, इसको बोलते हैं हम इलास्टिक स्ट्रेन और इंस्टेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। और ये जो फिर इसका रेट जो बढ़ता रहता है, ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग रेट मतलब अगर हम इसका स्लोप चेक करेंगे, पहले इधर इस पॉइंट पर थीटा ज़्यादा आएगा, जो थीटा का स्लोप का वैल्यू है वो ज़्यादा आएगा। फिर अगर इस पॉइंट पर हम थीटा या इस पॉइंट पर थीटा यानी कि कैलकुलेट करेंगे वो कम आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है रेट डिक्रीज होता जा रहा है। अगर पहले 2 mm पर ईयर इसका डिफॉर्मेशन होगा, फिर 0.0001 होगा पर ईयर, इसी को हम डिक्रीजिंग रेट से बोलते हैं। और ये देखो, ये मैक्सिमम डी वाई मैक्स, अगर हमने इधर अनलोडिंग की, यानी कि वो लोड हटा दिया, मतलब बहुत टाइम के बाद हमने वो लोड हटा दिया, इधर जो डिफॉर्मेशन में है रिकवरी आएगा, उसको हम बोलते हैं इंस्टेनियस रिकवरी। और फिर जब हमने लोड को हटाया ये एकदम से आया रिकवरी, लेकिन धीरे धीरे फिर रिकवर होता जाएगा। लेकिन इतना जो डिफॉर्मेशन वापस नहीं आएगा, मतलब ये परमानेंट रहेगा। इसको हम बोलते हैं परमानेंट रेजिडुअल क्रीप स्ट्रेन, मतलब जो डिफॉर्मेशन वापस, मतलब वो फिक्स रहेगा, परमानेंट रहेगा, वो वापस नहीं आएगा, वो स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट रेजिडुअल क्रीप स्ट्रेन। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखो, इधर ये बोल रहा है जो द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीज विद टाइम। देखो, अगर हम बाद में पढ़ेंगे एक क्रीप कोशेंट, वो पहले साल मतलब 7 दिन में 2.2 होता है, फिर 1.6, फिर 1.1, मतलब ये डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो क्रीप का टर्मिनल वैल्यू, मतलब जब ये कांस्टेंट वैल्यू से फिर इंक्रीज होता है, इसका फिर रेट इंक्रीज नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट रेट से वो डिफॉर्म होता है, वो कब, लगभग 5 साल के बाद टर्मिनल वैल्यू इसका हम कंसिडर करते आता है। ठीक है, और ये जो क्रीप स्ट्रेन है, हमने बोला था कि जो रेट है ये हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं हम। देखो ऐसे अगर हमको ये स्लोप निकालना, इधर हम निकाल सकते हैं डिफॉर्मेशन कितना होगा, डी वाई बाई कितने टाइम में होगा, टी टाइम में, यानी कि 2 साल में। फिर यही डी वाई कितने साल में होगा, 4 साल में। देखो, पहले अगर हम निकालेंगे ये वाला वैल्यू ज़्यादा आएगा, लेकिन फिर वही स्ट्रेन कितने साल में आएगा, 4 साल में। इसका मतलब ये वाला स्ट्रेन रेट जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ये वाला डिक्रीज और इधर इंक्रीज है, यानी कि इधर ज़्यादा वैल्यू कहने, क्योंकि पहले डी वाई कितने टाइम में हो रहा था, खाली 2 साल में डी वाई डिफॉर्मेशन से आ रहा है। अब डी वाई ही डिफॉर्मेशन कितने साल में आ रहा है, 4 साल में, मतलब डिक्रीज, इसी को बोलते हैं हम डिक्रीजिंग रेट। अब ये जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्रीप, मतलब किन किन फैक्टर से ये जो क्रीप है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, क्रीप किन किन फैक्टर से इंक्रीज होता है। ये जो क्रीप है ये हम बाद में एक डेफिनेशन हम श्रिंकेज पढ़ेंगे फैक्टर,
उसको भी यही फैक्टर्स मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इसलिए ये ध्यान से देखना। देखो यही जो सीमेंट कंटेंट है, अगर सीमेंट कंटेंट हाई होगा तो जो हमारा क्रीप होगा ये भी हाई होगा। देखो क्यों होगा हाई, इसका कंसेप्ट आप समझ लेना ये क्यों हाई होगा। पहले इधर मैं ये रब करता हूँ। देखो अगर हमारा ये सीमेंट है, ये सीमेंट लाया इसमें सीमेंट कंटेंट बहुत होगा। जितना सीमेंट कंटेंट होगा ज़्यादा, जितना सीमेंट ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जो इवापोरेशन लॉस ऑफ वाटर होगा, लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये जो क्रीप है ये किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ये मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से होता है। इधर सीमेंट कंटेंट ज़्यादा है, अगर सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगी, यानी कि लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर लॉस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए क्रीप भी ज़्यादा होगा। आया समझ, क्लियर होगा। अब ये है वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा, क्रीप भी हाई होगा। इसको भी सीधा समझना है, एक एक चीज़ समझ के चलना है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा, इसका मतलब वाटर ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी, इवापोरेशन, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो क्रीप ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रीप किसी वजह से होता है, लॉस ऑफ वाटर की वजह से होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्रीप किसी वजह से होता है, लॉस ऑफ वाटर की वजह से। देखो इधर मॉइस्चर लॉस या इंटरनल मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, इसलिए इधर इन सब चीज़ों को समझ के चलना है। अब देखो एग्रीगेट कंटेंट इज लो, अगर एग्रीगेट कंटेंट लो होगा, इसमें भी सेम वही, अगर एग्रीगेट कंटेंट लो होगा इसका मतलब सीमेंट पेस्ट ज़्यादा हो जाएगा एग्रीगेट से, क्योंकि एग्रीगेट का सरफेस एरिया कम होगा। आपने सुना है किले का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। इसलिए यहाँ पर अगर एग्रीगेट कंटेंट ज़्यादा होगा सीमेंट से, इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो वाटर जो रहेगा वो कम रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि एग्रीगेट कंटेंट अगर लो होगा तो यहाँ पर जो है एग्रीगेट कंटेंट अगर लो होगा इसका मतलब सीमेंट ज़्यादा होगा, सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होगा इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर जो इवापोरेट होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर एयर इंटरटेनमेंट मतलब एयर ज़्यादा है सीमेंट में तो उसकी वजह से भी मॉइस्चर लॉस ईजिली हो सकता है, क्योंकि जितना वाइड्स होंगी उतना उसमें ये वाटर रहेगा और उसके थ्रू जो है ईजिली वाटर इवापोरेट होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी वही कंसेप्ट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना लो होगा, आपको मैं समझा दूंगा थोड़ा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। ये मैं वहाँ से उसमें भी कवर करूंगा, जो हाइड्रोलॉजी पार्ट है उसमें भी मैंने अच्छे से कवर करूंगा। देखो अगर हमने ये ह्यूमिडिटी माना, इसमें ह्यूमिडिटी अगर हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम लिया एटमॉस्फेयर में, इसको कैपेसिटी है, इसको कैपेसिटी है कितने, कैपेसिटी है वेपर्स रखने की 50, कितनी है 50 कैपेसिटी है इसको वेपर्स रखने की। लेकिन अभी इसमें जो अवेलेबल हैं मॉइस्चर जो वेपर्स वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं वो 10 ही हैं। इसका मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा वो होगा 10 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब 5 टू इसका मतलब 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब देखो कैपेसिटी जो है वो 50 है, लेकिन अवेलेबल कितने थे मॉइस्चर, खाली अवेलेबल मॉइस्चर कितने में से था, कितने वॉइड्स में था, खाली 10 में। ऐसे ही अगर अवेलेबल मॉइस्चर अब 30 में होगा, जो हमारे रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो 30 मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा 60%। आया समझ, इसका मतलब अगर मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर्स कम होंगे अवेलेबल इन स्पेसेस में वॉइड्स में, तो हमारा जो है क्रीप ये अगर ये लो होगा तो ये हमारा क्रीप है ये इंक्रीज होगा। ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, उसकी वजह से भी क्रीप आएगा, ठीक है। अगर साइज थिकनेस ऑफ मेंबर स्मॉल होगा, देखो साइज थिकनेस स्मॉल होगा तो इजीली हर जगह टेम्परेचर पूछेगा। अगर हमारा साइज स्मॉल होगा, आप सोचो अगर बिग साइज होगा या स्मॉल साइज, इवापोरेशन किस में जल्दी होगा, ज़रूरी स्मॉल साइज में जल्दी होगा, क्योंकि वो उसमें जो है हीट अच्छे से उसको जल्दी जल्दी बॉयल कर सकते हैं। अगर हम एक मतलब केटल भी लेंगे उसमें थोड़ा सा भी पानी डालेंगे
तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, वो जल्दी इवापोरेट होगा। लेकिन अगर उसके कंपेयर में एक बिग 100,000 लीटर्स लेंगे, उसको बॉयल करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें इवापोरेशन में टाइम लगेगा। इसलिए बोलते हैं साइज जितना कम होगा उसमें मतलब लॉस ऑफ वाटर होने की, यानी कि इवापोरेशन होने की चांसेस ज़्यादा है। इसलिए बोलते हैं कि उसकी वजह से भी जो क्रीप है वो इंक्रीज होगा। समझ आ रही होगी बात? ये ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ आपको कि कैसे सब कुछ है। देखो, अगर हम लोडिंग अर्ली एज में डालेंगे, आगे ये पॉइंट मैं आपको आगे समझा दूंगा कि लोडिंग अगर आकर्स एट अर्ली एज, उसकी वजह से क्रीप इंक्रीज होता है। लोडिंग अगर हम जल्दी जल्दी डालेंगे, जब जैसे ही हमने स्ट्रक्चर बनाया, हमने उस पर तुरंत 7 दिन में ये लोड डाला, तो उसमें क्रीप स्ट्रेन ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर हम वही लोड 1 साल के बाद डालेंगे, उसमें लगभग हाफ उसका स्ट्रेन आएगा, यानी क्रीप स्ट्रेन हाफ हो जाएगा उसका लगभग। मैं इसका आगे समझा दूंगा ना कैसे होता है। हाँ, अगर और लोड है वो सस्टेनेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत टाइम तक जो लोड है वो सस्टेन रहेगा स्ट्रक्चर पर, उसकी वजह से भी क्रीप स्ट्रेन ज़्यादा आएगा। देखो, ये जो अगर हमको किसी भी पॉइंट पर ये क्रीप स्ट्रेन निकालना होगा, किसी भी टाइम टी पर, हम क्या लिखते हैं? क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। यानी कि क्रीप स्ट्रेन क्या होगा? देखो, ये वाला हमारा क्रीप स्ट्रेन है, ये किसी भी पॉइंट पर क्रीप स्ट्रेन ये होगा, यानी कि एट एनी टाइम टी होगा क्रीप स्ट्रेन जब हम लोड डालते हैं। और इलास्टिक स्ट्रेन कौन सा है? ये, यानी कि इसमें हो जाएगा सीधे, अगर ये वाला पॉइंट डी एक्स बाई डी वाई, ये जो है ये डी वाई लिखना, ठीक है, डी वाई बाई डी एल। तो उधर जो क्रीप कोफिशिएंट आएगा वो डी वाई बाई एल डिवाइड बाई डी एक्स बाई एल, ये एल कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स है। लेकिन अगर हमको क्रीप कोफिशिएंट या अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट निकालना होगा, जब ये अटेन करेगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम स्ट्रेन, तब वाला कौन सा लेंगे? तब हम ये वाला लेंगे, ठीक है। ये वाला मैं इसे रब कर रहा हूँ। ये वाला जो मैक्सिमम इधर अटेन हो रहा है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ये वाला लेंगे। और ये डिवाइड बाई इसका क्रीप स्ट्रेन, ठीक है। ये नीचे जो है ये इलास्टिक स्ट्रेन है, ये क्रीप स्ट्रेन, ये इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। ये मैक्सिमम क्रीप स्ट्रेन जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो, अगर हमको अब निकालना होगा डी वाई मैक्सिमम, वो किसके बराबर आएगा? थीटा मल्टीप्लाई डी एक्स। यानी कि इसका मतलब है जो क्रीप डिफॉर्मेशन होगा, वो ये थीटा से हम डिनोट करते हैं, थीटा मल्टीप्लाई करेंगे जो डिफॉर्मेशन होगा इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन, यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। देखो, अगर हमको अब टोटल स्ट्रेन निकालना होगा, टोटल स्ट्रेन किसके बराबर होगा? वो इलास्टिक स्ट्रेन, अगर कभी पूछा जाएगा टोटल स्ट्रेन निकाल, वो इलास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन क्रीप स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन कितना है? डी एक्स बाई एल प्लस, यानी कि अगर टोटल डिफॉर्मेशन में बता रहा हूँ, डिफॉर्मेशन में बात करेंगे हम, डिफॉर्मेशन में बात करेंगे तो डिफॉर्मेशन डी एक्स प्लस क्रीप डिफॉर्मेशन किसके बराबर होगा? इलास्टिक थीटा मल्टीप्लाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें वही, तो इसका मतलब जो डी एक्स वन प्लस थीटा, यानी कि ये टोटल डिफॉर्मेशन आएगा डी एक्स वन प्लस थीटा। यानी कि अब ये क्रीप कोशेंट पर डिपेंड करता है। अब मैं बोलूँगा, देखो, जो क्रीप कोशेंट है ये 2.2 है। 7 दिन के बाद अगर हम देखेंगे क्रीप कोशेंट कितना आता है? 2.2, ये 1.6, ये 1.1। अब देखो, अगर ये वैल्यू डी एक्स, मतलब जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर पर लोड लगाया, अभी हमने कहा था कि अगर हम लोड कुछ टाइम बाद, यानी कि कुछ टाइम बाद हम लोड लगाएंगे, तो वहाँ पर जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा वो कम होगा। देखो, अगर मैंने माना पहले हमने पी लोड लगाया, वहाँ पर आया था 10 mm का डिफॉर्मेशन, यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन 10 mm का। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे फिर टोटल स्ट्रेन कितना कितना आएगा, तो वो आएगा 10 1 प्लस 2.2, ये 10, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1.6, क्योंकि इसमें क्रीप कोएफिशिएंट अप्लाई करेंगे, इधर आएगा 10, 1 प्लस 1.1,
तो अगर हम यहाँ से देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू इसका आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्रीप कब आएगा, अगर हम 7 दिन बाद ये लोड अप्लाई करेंगे तो हमारा डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा निकल आएगा। लेकिन अगर हम वही लोड मतलब 1 साल के बाद अप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्रीप कोएफिशिएंट है वो बहुत कम निकल के आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ा था ये वाला, अगर हम लोड अर्ली अप्लाई करेंगे हमारा जो डिफॉर्मेशन है टोटल क्रीप जो है वो इंक्रीज होगा, यानी कि क्रीप डिफॉर्मेशन इंक्रीज होगा। होप आपको ये समझ आया होगा, ये क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पर एक और ये पॉइंट है, हमको यहाँ पर दिया है 7 दिन के बाद, 28 डेज के बाद, 1 ईयर के बाद। अगर हमको निकालना होगा कि यहाँ पर निकालना होगा कि 50 डेज के बाद कितना क्रीप होगा, तो हम उसको लीनियर इंटरपोलेशन नहीं करेंगे बल्कि करेंगे क्या, लॉगरिथमिक इंटरपोलेशन। ये यहाँ ऐसे होगा, देखो हम यहाँ पर डायरेक्टली अर्थमेटिक स्केल से वो इंटरपोलेशन नहीं निकालेंगे बल्कि किससे लगाएंगे, लॉग स्केल से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रीप कोएफिशिएंट का वैल्यू देंगे हम, क्रीप कोएफिशिएंट का वैल्यू देंगे और ये जो है ये टाइम ये विद डेज को लॉग में रखेंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इंटरपोलेशन ऑफ ऑन लॉग स्केल, ठीक है। आपको ये तो ये पता होगा कैसे निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर स्लोप हम इक्वल करते हैं, यहाँ पर भी स्लोप होगा, यहाँ पर जो स्लोप होगा वहाँ पर भी वही स्लोप होगा, इनको इक्वल करेंगे तो हमारा जो है क्रीप कोएफिशिएंट निकाल के आएगा किसी भी डे का, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे एज लॉन्ग एज सिट्रस इन कंट्री डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। देखो अगर हमारा एफ सी की होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, लेकिन हमने जो सिट्रस है इससे जो ये जो सिट्रस है ये इससे एफ सी के यानी कि एफ सी के या ये देखो सिट्रस हमने अप्लाई किया एफ सी के डिवाइड बाई 3, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है एफ सी की। लेकिन अगर हमने यहाँ तक सिट्रस अप्लाई किया, जो हमारा सिट्रस स्ट्रेन कर्व है वो स्ट्रेट रहेगा, यानी कि ऐसे लीनियर रहेगा, ठीक है। वही प्रोपोर्शनल बोल रहा है, यानी कि वहाँ तक जो सिट्रस है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। एज लॉन्ग एज सिट्रस कंक्रीट डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्रीप में बी कंसिडर्ड एज प्रोपोर्शनल, यानी कि जो क्रीप कोएफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल, तब तक हमारा जो क्रीप है ये प्रोपोर्शनल चलेगा, उसके बाद वो कर्व ऐसे कर्व में आएगा, ठीक है। 10 अगर हम इसलिए ये बोल रहा है अगर हम सर्विस लोड पर हम यानी कि जो लोड अप्लाई करेंगे ये लोड पी लोड, अगर ये अंडर जो ये एफ सी के वैल्यू यानी कि ये जो पी बाई ए वैल्यू अगर ये लेस देन एफ सी के बाई 3 होगा, यानी कि सर्विस लोड में होगा, जो हमारा क्रीप है वो प्रोपोर्शनल टू सिट्रस होगा, यानी कि क्रीप तो एक तरह का ये स्ट्रेन ही है ना, तो क्रीप स्ट्रेन जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू सिट्रस यानी कि ये लीनियर रहेगा। कंसेप्ट कैन बी कंप्यूटेड टोटल स्ट्रेन जो हम निकाल सकते हैं तब वो इलास्टिक स्ट्रेन प्लस क्रीप स्ट्रेन जो हमने अभी किया है, ठीक है। ऊपर मैंने जो दिखा है देखो यहाँ पर हम स्ट्रेस डिवाइड बाई टोटल स्ट्रेन, और ये मैंने अभी ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया है, जो टोटल स्ट्रेन होगा वो इलास्टिक स्ट्रेन प्लस अल्टीमेट स्ट्रेन डी एक्स बाई एल होगा इलास्टिक स्ट्रेन डी वाई बाई एक्स, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम ई सी बाई 1 प्लस थीटा। और ये जो यहाँ पर इलास्टिक मॉडल्स हमने निकाला है, ये जो यहाँ पर इलास्टिक मॉडल्स हमने निकाला है इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो था हमने पहले निकाला था 5000 अंडर रूट ऑफ एफ सी के, ये शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्रीप का भी, यहाँ पर क्रीप का इफेक्ट नहीं लिया था लेकिन यहाँ पर क्रीप का भी इफेक्ट लिया है, तो इसका मतलब इसको लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और इसमें क्रीप भी इन्वॉल्व किया है। देखो जैसे जैसे ये थीटा, देखो ये जो ई सी एल ये भी याद रखना, ई सी एल जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, जितना ये थीटा बढ़ेगा, जितना ये थीटा यानी कि जितना ये थीटा इंक्रीज होगा इतना इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, यानी कि इनिशियली ये कब ज़्यादा होता है थीटा, ये 60 डेज के बाद जल्दी ज़्यादा होता है ना 2.2, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब पहले पहले जो ये लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ये ज़्यादा होगा, यानी कि ये कम होगा, क्योंकि थीटा जितना बढ़ेगा ये वैल्यू उतना कम होगा, ये कम होगा, धीरे धीरे इसका वैल्यू जो है लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का ये इंक्रीज होगा। यानी कि हम इधर से निकाल सकते हैं कंक्लूजन, ये जो ई सी एल है ये इंक्रीज होगा विद टाइम, ठीक है, विद टाइम ये इंक्रीज होगा।
क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। थीटा पहले धीरे धीरे कम होता है, जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ेगा, ठीक है। और जो डिज़ाइन में हम उसमें इलास्टिक मॉडल्स ऑफ ये जो लेते हैं, इसी लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ, मतलब इलास्टिक मॉडल्स का एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और इसमें पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप ओनली, इसमें थोड़ा सा क्रीप का इफेक्ट लेते हैं। इफेक्ट ऑफ क्रेन भी रिड्यूस्ड, जो इफेक्ट ऑफ क्रीप है ये रिड्यूस कर सकते हैं हम। देखो अगर हम हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लगाएंगे, इसको भी समझ के चलो। हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो जो वाटर होगा वो फुल्ली यूटिलाइज होगा, क्योंकि हमने जो ग्रेड किया है, इस्तेमाल यूज़ किया है, वो हाई ग्रेड किया है, तो वो वाटर को ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलेगा, तो जो वाटर बचेगा वो कम बचेगा, इसलिए जो लॉस ऑफ वाटर होगा वो कम होगा। इसलिए मानते हैं हम कि लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो कम होगा, इसलिए क्रीप भी कम होगा, क्योंकि क्रीप किसकी वजह से आता है? लॉस ऑफ वाटर की वजह से। अभी हमने देखा जितना हम डिले करेंगे लोड अप्लाई करने में या पार्शियल वॉल्स अप्लाई करने में, लोड अप्लाई में जितना हम डिले करेंगे उतना हमारा जो क्रीप है वो कम होगा। एडिंग रेनफोर्समेंट भी अगर हम ऐड करेंगे उसकी वजह से भी क्रीप कम होगा, ठीक है। स्टीम क्यूरिंग भी अंडर प्रेशर है, इसमें क्या है ये हम कंक्रीट में पढ़ेंगे कि स्टीम क्यूरिंग की वजह से क्या है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, अंदर मतलब इनर और आउटर साइड में कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर लॉस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो ड्राई श्रिंकेज भी है वो भी कम होता है। इसके जो क्रीप के हैं इसके बेनिफिट्स भी है कुछ। रिडक्शन इन स्ट्रेस में भी रिडक्शन होता है। यानी कि ये रिस्ट्रेनेड श्रिंकेज, यानी कि श्रिंकेज इसका अपोजिट है। क्रीप क्या है? क्रीप भी टाइम डिपेंडेंट है, और ये एक किस्म का मतलब स्ट्रेन है जो इंक्रीज करता है, लेंथ इंक्रीज, यानी कि डिफॉर्मेशन इसकी वजह से इंक्रीज होता है। लेकिन श्रिंकेज की वजह से क्या होता है? श्रिंकेज की वजह से लेंथ जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इसमें लेंथ डिक्रीज होता है, इसलिए ये एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। उसमें इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है, इसलिए बोलता है रिजल्टिंग इन द रिडक्शन इन द क्रेकिंग। रिजल्ट इन द क्रेकिंग, यानी कि क्रेकिंग में रिडक्शन होता है, क्योंकि वो अगर इंक्रीज करेगा श्रिंकेज डिक्रीज करेगा। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं वो, उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं। देखो अगर हम ये बीम लेंगे, इधर ये रोलर सपोर्ट होता है, तो ये इनडिटर्मिनेट बीम है, इसमें अगर स्ट्रेस जनरेट होगी तो ये इजीली मूव करेगा इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस रिलीज होंगे, लेकिन अगर यहीं पर हम लेंगे एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो ये है फिक्स्ड बीम, इधर जो स्ट्रेस है वो रिलीज नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमारा क्रीप आएगा, क्रीप इन स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस आएंगी भी तो क्रीप में वो एडजस्ट होगी, ठीक है। आप होप आपको सब कोई क्लियर हुआ होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ ना आए तो आप फिर से वीडियो को देख लेना। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे। देखो विद एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज, जितना जितना एज बढ़ता जाएगा हमारा जो क्रीप कोफिशिएंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। देखो 7 दिन के बाद, जरा बताओ 7 दिन के बाद कितना होगा, 28 डेज बाद कितना होगा, 1 ईयर के बाद कितना होगा, 7 डेज बाद ज़्यादा होता है, इधर फिर 1.6 होता है, इधर फिर क्रीप कोफिशिएंट 1, यानी कि विद टाइम ये डिक्रीज होता जाता है। जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो डिक्रीज होता है, क्रीप तो इंक्रीज होगा ही, देखो मतलब डिक्रीजिंग रेट से, पहले अगर ज़्यादा होगा फिर कम 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 होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिखोगे आप, विद टाइम डिक्रीज होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन है परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग। अभी हमने देखा परमानेंट डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आता है? क्रीप की वजह से, क्रीप की वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन आती हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट है पॉइसन रेशियो। नेक्स्ट मुझे लगता है अभी टाइम बहुत कम है, तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे।